पार्ट 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां योंगहो टीनेज जियोंग को अपनी न्यू वाइफ सियोनी और उनकी न्यू बॉर्न बेटी बैंग्यूल से मिलवाता है। और ये सब देखते ही जियोंग का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पापा ने उसकी माँ की जगह किसी और को दे दी है, इसलिए गुस्से में वो सियोनी को बुरा भला कह देती है। अब सियोनी प्यार से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेग्योंग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और ये देखकर योंगो भी काफी नाराज हो जाता है। और इसी के साथ जेग्योंग साफ कह देती है कि वो कभी भी सियोनी को अपनी स्टेप मदर नहीं मानेगी। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जेग्योंग सियोनी से बोर्ड मीटिंग में दिए गए धोखे का हिसाब मांगती है और वो गुस्से में सियोनी को धोखेबाज तक कह देती है। लेकिन सियोनी जवाब देते हुए कहती है कि अगर जेग्योंग चेयरमैन बन जाती तो वो उसे और बैंग्यूल को अमेरिका भेज देती। इसके बाद जेग्योंग कहती है कि अपनी कीमत बताओ और एक बड़ा सा सेवरेंस पैकेज लेकर इस घर की हाउसमेड बनकर यहाँ से चली जाओ। तो ये सुनकर सियोनी गुस्से में जेग्योंग को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसे अफसोस है कि वो कभी उसकी सही परवरिश नहीं कर पाई। अब जब जेग्योंग गुस्से में सियोनी पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी बैंग्यूल वहाँ आ जाती है और अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जेग्योंग अपने सेक्रेटरी से कहती है कि सियोनी की इस हरकत की कीमत अब बैंग्यूल को चुकानी पड़ेगी। तो वहीं बाहर दिखाते हैं कि सियोनी बैंग्यूल से वादा करती है कि वो उसके हाफ सिबलिंग्स के खिलाफ हर कदम पर उसका साथ देगी। साथ ही वो ये भी सोचने लगती है कि क्या जुनियन पर सच में भरोसा किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बॉन्की सीधे जुनियन यानी योंगो से पूछता है कि क्या वो वाकई बैंग्यूल का हाफ ब्रदर है। तो योंगो इस बात से साफ इनकार कर देता है और फाइनली सच बताते हुए कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं चेयरमैन योंगहो का सीक्रेट बेटा नहीं हूँ। और बस ये सुनकर बॉन्की को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे नाराज हो जाता है कि तुमने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। लेकिन तभी बैंग्यूल वहाँ आ जाती है तो वो दोनों रुक जाते और बॉन्की बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं बस उसकी टाई ठीक कर रहा था। उसके बाद बैंग्यूल जुनियन यानी योंगहो और बॉन्की को उनके नए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफिस में ले जाती है, जहाँ तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात करते। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यंसी जेस्योंग को बताती है कि जेग्योंग ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं सबको बता दूंगी कि उसने अपने डैड को मारने की कोशिश की थी तो वो सारा इल्जाम तुम पर डाल देगी और इसलिए मुझे न चाहते हुए भी जेग्योंग का साथ देना पड़ रहा है। अब ये सुनकर जेस्योंग तुरंत अपनी बहन का सामना करना तो चाहता था, लेकिन यंसी उसे रोक देती है और कहती है कि जब तक उनके पास पक्के सबूत न आ जाए तब तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। अब जेस्योंग उसकी बात मान लेता है और कोई कदम नहीं उठाता। इसके बाद युनसी अपने डैड ब्योंगमो को फोन करके बताती है कि सब कुछ कंट्रोल में है और साथ ही उन्हें बैंग्यूल के आने की खबर भी दे देती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जेस्योंग योंगहो से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी शादी के बाद युनसी को फैमिली बिजनेस में काम करने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन योंगहो इस बात के खिलाफ होता है और युनसी भी घर पर ही रहने के लिए मान जाती है। फिर बाद में अकेले में योंगहो जेस्योंग को वार्निंग देता है कि युनसी से हमेशा संभल कर रहना क्योंकि वो ब्योंगमो की बेटी है और सबसे चालाक है। लेकिन प्रेजेंट में फिर भी जेस्योंग को पूरा यकीन होता है कि इस बार उसके डैड योंगहो की सोच गलत है और युनसी पर भरोसा किया जा सकता है। तो वहीं हॉस्पिटल में जेग्योंग कोमा में पड़े योंगहो से मिलने जाती है, जबकि सुगडू उसका ट्रीटमेंट जारी रखता है। वहीं जेग्योंग सुगडू से उसके पहले वाले सवाल का जिक्र करती है जब उसने पूछा था कि क्या उसने ही योंगहो को मारने की कोशिश की थी। अब वो पूछती है कि तुमने मुझसे पहले ये सवाल क्यों पूछा था। तो सुगडू झूठ बोलते हुए कहता है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। इसके बाद जेग्योंग मान लेती है कि अब उसे डर लगने लगा है क्योंकि बैंग्यूल और सियोनी कंपनी की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और अगर योंगहो होश में आ गया तो सब कुछ बदल सकता है। फिर आखिर में वो उसे सपोर्ट करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करके वापस ऑफिस लौट जाती है और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है जुनियन को अपने सामने झुकाना। इसी दौरान दिखाते हैं कि बैंग्यूल बॉन्की और जुनियन यानी योंगहो अपना सामान लेने के लिए वापस मटेरियल्स टीम के ऑफिस पहुंचे होते हैं, लेकिन वहां उन बेचारों को पता चलता है कि उनके कोवर्कर्स उनके पीठ पीछे उनके बारे में कितना बुरा भला बोल रहे हैं। वैसे इतना ही काफी नहीं था कि कंपनी के ग्रुप चैट में भी बैंग्यूल के पास्ट को लेकर एक के बाद एक नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे होते हैं और उसकी कुछ पार्टी करने वाली फोटोज भी सर्कुलेट होती है। फिर लंच के वक्त तीनों को एहसास होता है कि ऑफिस के लोग जानबूझकर उनसे दूर
दूरी बना रहे हैं और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तब बैंग्यूल बताती है कि जेग्योंग ने उसकी कॉलेज पार्टी की फोटोज लीक कर दी है ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए। वो ये भी याद करती है कि अमेरिका में हाई स्कूल के दिनों में भी लोग उसे बहुत बुली करते थे, इसलिए अब उसे इस तरह के बर्ताव सहने की आदत सी हो चुकी है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बैंग्यूल फोन करके रोते हुए योंगहो और सियोनही से साउथ कोरिया वापस आने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन योंगहो उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उसकी बात को नजरअंदाज करके फोन काट देता है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि बैंग्यूल बताती है कि बाद में उसने लोगों की बातों पर रिएक्ट करना ही छोड़ दिया था और जब उसने रिएक्शन देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उन बच्चों ने उसे बुली करना भी छोड़ दिया। अब ये सुनकर जुनियन यानी योंगहो कहता है कि बुलिंग सिर्फ रिएक्शन देना बंद करने से नहीं रुकती, उसके लिए उससे भी ज्यादा करना पड़ता है। तो बैंग्यूल पूछती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, लेकिन योंगहो इस बात का मतलब समझाने से मना कर देता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योंगहो और संजय उन बच्चों का सामना करते हैं जो बैंग्यूल को बुली कर रहे थे और उन्हें सख्त वार्निंग देते हैं कि वो लोग आज के बाद बैंग्यूल से दूर रहें। और फिर योंगहो चुपके से बैंग्यूल पर नजर भी रखते हैं कि अब वो ठीक है या नहीं। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि बैंग्यूल मजाक मजाक में जुनियन से पूछती है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन योंगहो जो उसे अपनी बेटी की तरह ही देखता है वो उसकी बात पर पहले तो स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है ऐसे सपने देखना बंद करो। तभी वहाँ युनसी बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ पहुंच जाती है और उनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर क्वांग बैंग्यूल का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जुनियन यानी योंगहो तुरंत बैंग्यूल को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी युनसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है और बैंग्यूल के साथ जुनियन के रिश्ते को लेकर एक बात कह देती है। तो ये सुनकर जुनियन काफी परेशान और अपसेट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जुनियन यानी योंगहो को जीएफ सॉल्यूशंस के सीईओ किम का फोन आता है और वो बताता है कि लिथियम की कमी की वजह से जेग्योंग के बिजनेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बाद जुनियन और संजय योंगहो के ऑफिस में बैठकर इसी मामले पर बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से बैंग्यूल वहाँ आ जाती है और दोनों को इतना क्लोज देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर वो बात बदलते हुए यूविलिया के साथ बनाए गए नए फंड का जिक्र करती है। तो वही टीम मीटिंग के दौरान जेग्योंग को जीएफ सॉल्यूशंस में चल रही लिथियम की कमी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है। इसी बीच उसे स्माइल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता चल जाता है और ये सुनते ही वो अपने सेक्रेटरी को स्माइल इन्वेस्टमेंट के सीईओ की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी सेक्रेटरी को उस कंपनी के सीईओ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और उसी दौरान दिखाते हैं कि ब्योंगमो और युनसी भी स्माइल इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और दोनों बात करते हैं कि बैंग्यूल के जोसियोंग कंपनी में आने से कंपनी पर क्या असर पड़ेगा। तभी युनसी को जेसियोंग का फोन आता है और वो बताता है कि वो ब्योंगमो से मिलना चाहता है, लेकिन युनसी उससे झूठ बोल देती है कि उसके डैड अभी इतने बिजी चल रहे हैं कि वो उससे भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही जब युनसी ब्योंगमो से मिलके वहाँ से निकलती है तो दूर से जेसियोंग को ये देख एहसास होता है कि उसके फादर इन लॉ जानबूझकर उससे मिलने से बच रहे हैं, तो वो इस बात पर काफी परेशान हो जाता है। फिर उस रात दिखाते हैं कि सियोनही दोनों ट्विंस और उनकी फैमिलीज को डिनर के लिए एक साथ बुलाती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि अब कांग फैमिली में दोबारा से डिसिप्लिन और ऑर्डर वही संभालेगी, यानी अब यहाँ किसी की फरमाइशें नहीं चलेंगी और जिसे भी उसका फैसला मंजूर ना हो वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। अब ये सुनते ही जेग्योंग तुरंत उससे बहस करने लगती है, लेकिन सुगडू सियोनही का साथ देते हुए शांति से जेग्योंग को और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन जेग्योंग को शक नहीं होने देता कि वो सियोनही की साइड है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि सुगडू और सियोनही चुपके से मिलकर योंगहो को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इवन उन्होंने योंगहो को ठीक करने के लिए जुनियन की मदद से बाहर से स्पेशलिस्ट भी बुलवाए थे। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब युनसी भी वहाँ से जाने के लिए उठती है तब सियोनही उसे वार्निंग देती है कि वो कभी भी जेसियोंग के साथ धोखा ना करे, लेकिन युनसी उसकी बात को सीरियसली न लेके अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जेसियोंग को जाते जाते युनसी का फोन दिखता है जिसे वो चुपके से उठा लेता है और बाद में उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी युनसी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। तब जेसियोंग उसे उसका फोन लौटा देता है और बस इतना कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो युनसी भी स्माइल करते हुए कहती है कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो और ऐसा मत सोचो। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बैंग्यूल, बॉन्की और जुनियन यानी योंगहो संजय के
साथ डिनर करने आते हैं। लेकिन तभी बैंग्यूल बहाना बना के बाहर चली जाती है और प्रैक्टिस करती है कि वो जुनियन को अपना लाया हुआ गिफ्ट कैसे दे। तभी जुनियन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है तो बैंग्यूल सीधा उसे गिफ्ट पकड़ा देती है और बताती है कि ये थैंक यू गिफ्ट है जो उसने योंगहो को ठीक करने के लिए बाहर से कोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलवाया उसके लिए। फिर जब जुनियन वो देखता है तो उसमें एक टाई होती है जो काफी एक्सपेंसिव थी। तो बैंग्यूल का ये प्यारा सा जेस्चर देखकर योंगहो का दिल भर आता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन उसका ये इमोशनल पल तब टूट जाता है जब ऑक्सन की नर्स का फोन आता है और वो बताती है कि जुनियन की दादी को उसके पहले हुए कार एक्सीडेंट की खबर का पता चल गया और उसके बाद वो हॉस्पिटल छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गई हैं। ये सुनते जुनियन यानी योंगहो तुरंत रियल जुनियन के रूफटॉप वाले घर में पहुंचता है जहाँ उसे ऑक्सन मिल जाती है और उन्होंने अपने पोते के लिए खाना बनाया होता है। अब योंगहो उन्हें वापस हॉस्पिटल ले जाने लगता है तो ऑक्सन रोते हुए योंगहो का पैर पकड़ लेती है और बताती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पोते को अपना फुटबॉलर बनने का सपना छोड़ना पड़ गया और इसी बात का दर्द अब उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है और उन्हें काफी दुख होता है कि उन्हें ये खबर अब पता चल रही है। अब ये सब देखकर योंगहो को एहसास होता है कि ऑक्सन जुनियन के फुटबॉलर बनने के सपने की कितनी ज्यादा परवाह करती है। उसे वो वक्त भी याद आ जाता है जब उसने जुनियन को कंपनसेशन देना चाहा था लेकिन उस वजह से जुनियन पूरी तरह टूट गया था। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ऑक्सन उससे प्यार से कहती है कि अब चुपचाप बैठो और खाना खा लो। योंगहो पहले तो मना करता है लेकिन जब वो एक बाइट लेता है तो पूरा खाना खत्म करे बगैर नहीं छोड़ता और उनकी ये सारी बातें बैंग्यूल ने बाहर खड़े हुए सुन ली थी और वो जुनियन के लिए बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते वक्त जेग्योंग पिछले कुछ दिनों की सारी बातों के बारे में सोचती है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि स्माइल इन्वेस्टमेंट के पूरे मामले के पीछे जुनियन का हाथ है। ये सुनते ही वो सीधा जुनियन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम स्माइल इन्वेस्टमेंट के सीईओ हो। लेकिन जुनियन बिना घबराए उसे एक मीटिंग में आने का इनविटेशन दे देता है। अब जैसे जेग्योंग जुनियन की बताई जगह पर आती है तो उसे वहाँ बैंग्यूल मिलती है और वो उससे अपना इंट्रोडक्शन स्माइल इन्वेस्टमेंट के सीईओ के रूप में देती है। अब ये देखकर जेग्योंग पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि बैंग्यूल और जुनियन ने मिलकर ये सब कैसे कर दिखाया। फिर उसे लगता है कि जरूर संजय का हाथ है इन सब के पीछे, इसलिए अब जेग्योंग संजय का नाम सबके सामने लाने की धमकी देती है। लेकिन बैंग्यूल तुरंत स्लश फंड स्कैंडल का मुद्दा उठाकर उसकी बोलती बंद कर देती है। फिर आखिर में जुनियन यानी योंगहो कहता है कि उसके पास जेग्योंग के किए गए स्कैंडल के पक्के सबूत हैं और जरूरत पड़ी तो वो ये सबूत चोइसियोंग के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने पेश कर देगा। अब ये सुनने के बाद जेग्योंग जुनियन से अकेले में बात करती है और उससे अपनी साइड में आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर योंगहो को एहसास हो जाता है कि जेग्योंग बिल्कुल उसी की तरह सोचती और चलती है। फिर भी वो उसका ऑफर सीधा ठुकरा देता है। फिर आखिर में वो साफ कह देता है कि उसे पता है जेग्योंग और जेस्योंग ने उसका कार एक्सीडेंट किया था और वो दोनों ही इन सब के जिम्मेदार हैं। और फिर वो उसे वार्निंग भी देता है कि वो उन दोनों को हिट एंड रन केस की सजा भी जरूर दिलवाएगा। अब ऑफिस वापस आने के बाद जेग्योंग लिथियम के नए सप्लायर्स ढूंढने में लग जाती है और फिर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में आती है। लेकिन बोर्ड मेंबर्स उसकी काफी बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि रिसोर्सेस का इंतजाम किए बिना ही उसने एक टेक कंपनी खरीद ली और उसे चलाना भी शुरू कर दिया। तब संजय सबके सामने कहता है कि बैंग्यूल और उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है क्योंकि उन्होंने यूविलिया के साथ एक बड़ी डील सिक्योर की है। इस सुनते ही बोर्ड मेंबर्स बैंग्यूल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम के काम से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर मीटिंग के बाद बैंग्यूल खुशी खुशी जुनियन यानी योंगहो और बॉन्की को बताती है कि वो जेग्योंग को नीचा दिखाने में कामयाब हो गई है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और योंगहो उसकी तारीफ करता है और खुशी में उसे गले लगा लेता है। लेकिन अचानक हग मिलते ही बैंग्यूल घबरा जाती है क्योंकि अब उसके दिल में जुनियन के लिए फीलिंग्स जो हैं। फिर इसके बाद तीनों मिलकर लंच पर जाते हैं और अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्योंगमो को भी पता चल जाता है कि बैंग्यूल और उसकी टीम का कनेक्शन स्माइल इन्वेस्टमेंट से ही। फिर उस रात दिखाते हैं कि ब्योंगमो जेग्योंग को मिलने के लिए बुलाता है और जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वो बैंग्यूल और जुनियन के खिलाफ साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ब्योंगमो एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि वो तभी उसकी मदद करेगा जब चोइसियोंग ट्रेडिंग का प्रेसिडेंट जेस्योंग की जगह उसकी बेटी युनसी को बनाया जाएगा और जेग्योंग कभी उसकी बेटी के रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। देन वो दोनों ये तक
प्लान कर लेते कि बेंग्यूल और योंगहो को भी खत्म कर देंगे, लेकिन जेसियांग उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है, जो उनके पास वाले रूम में ही बैठा था और जेग्योंग का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। अब अपनी बहन और फादर इन लॉ की ये साजिश जानकर वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। फिर डिनर के बाद दिखाते हैं कि जेग्यांग जैसे कार में बैठकर वहाँ से निकलती है तो पता चलता है कि उसका ड्राइवर कोई और नहीं जेसियांग है, जो काफी गुस्से में होता है और वो उसे धमकी देता है कि वो गाड़ी क्रैश कर देगा, क्योंकि उसके हिसाब से जेग्यांग उसके खिलाफ साजिश चल रही है। अब जेग्यांग काफी घबरा जाती है और गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि पुलिस जेसियांग को अपनी ही बहन का किडनैपिंग करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के दौरान जेसियांग पुलिस के सामने झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस डैश कैम की फुटेज उसके सामने रख देती है जो जेग्यांग ने उन्हें दी होती है। तभी जेग्यांग वहां आती है, लेकिन ऐसा दिखावा करती है जैसे वो जेसियांग से बहुत डरी हुई हो, और तब पता चलता है कि जेग्यांग ने जानबूझकर जेसियांग को ब्योंगमो के साथ अपनी मीटिंग के बारे में पता चलने दिया था और उसने ये पूरा एक्सीडेंट भी प्लान किया था ताकि जेसियांग की इमेज और रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अब जेसियांग को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जाता है, जहां रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन उसमें से एक रिपोर्टर जेग्यांग का होता है, जिस पे जेसियांग भड़क जाता है। फिर उसे जेग्यांग दिखती है तो वो अब उसे भी मारने के लिए आने लगता है और उसे देख पागल सा हो जाता है कि तभी पुलिस वहां आके उसे पकड़ लेती है। तभी जुनियन यानी योंगो भी वहां पहुंच जाता है और जेसियांग को खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है। ये देखकर जेसियांग को अचानक उसमें अपने डैड योंगहो दिखने लगते हैं और उन्हें इमेजिन कर वो इमोशनल हो जाता है और योंगहो से माफी मांगते हुए कहता है कि वो एक बार फिर जेग्यांग से हार गया। अब पुलिस वहां से उसे ले जाती है और उसके कुछ ही पल बाद जुनियन यानी योंगो को अचानक तेज सर दर्द होने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि शायद योंगो का असली शरीर अब होश में आने वाला है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।